तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि डिलीटेड पोर्शन के साथ क्लास 12th में केमिकल काइनेटिक्स को आपने किस तरह से तैयार करना है। अब ये हरगिज मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से आप इसको अपने एग्जामिनेशन के लिए तैयार कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आप सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, आपको रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए। इस वीडियो में आगे आपको बकायदा एक्सप्लेन किया जाएगा, समझाया जाएगा। और उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट में डिफरेंस आना चाहिए। दो डिफरेंसेस आते हैं इस चैप्टर में से, एक रेट ऑफ रिएक्शन और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, और एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी। ये दोनों आपको होने चाहिए। अब किस सीक्वेंस में तैयारी करेंगे? सबसे पहले आप रेट एक्सप्रेशन और उसके बेसिस पे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद आप रेट लॉ और रेट लॉ के बेसिस पे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी को साथ साथ पढ़ेंगे। दोनों बिल्कुल मिलते जुलते टॉपिक हैं, इनको साथ साथ पढ़ेंगे। उसके बाद इनिशियल रेट मेथड पे न्यूमेरिकल, पिछले कई सालों में लगातार पूछा गया है इनिशियल रेट मेथड पे न्यूमेरिकल। आप उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, उस टाइप के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। फिर आप इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड पे फर्स्ट ऑर्डर के जो न्यूमेरिकल हैं या उसके ऊपर जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, आप उन क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ध्यान रखिए, एक्टिवेशन एनर्जी का टॉपिक डिलीट हो चुका है, लेकिन मैं ये कहूंगा थ्रेशोल्ड एनर्जी की डेफिनेशन और एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन आपने जरूर करनी है। और देखिए, इतना सा पोर्शन तैयार करने से आपका ये चैप्टर एग्जाम के लिए हो जाएगा पूरी तरह से तैयार। है ना आसान इस बार बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना? अब एक्सप्लेन करता हूं मैं कैसे आप इस पोर्शन को तैयार करेंगे। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, पूरा देखिएगा। इसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ और आपको तैयार करने की। ऑल द बेस्ट। वो है रेट ऑफ द रिएक्शन। देखो, मैं यहां रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में जो जो बातें बताऊं, अपने शॉर्ट नोट्स जरूर साथ के साथ बनाते जाना। अगर आपको यह लगता है कि साल बीत गया, अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, तो मैं ये कहूंगा कि शॉर्ट हैंड में, मतलब फटाफट सही, कैसे भी सही, अपने नोट्स साथ के साथ जरूर बनाते जाना, क्योंकि जितना आप लिखेंगे उतना बेटर वे में आप समझ पाएंगे। ऋषभ, मैं आपकी बात का अभी जवाब देता हूं, पहले जरा इस बात को हम समझ लेते हैं। देखो, रेट ऑफ रिएक्शन का क्या मीनिंग होता है, पहले इस चीज को समझो। सपोज हम कहते हैं ए रिएक्ट्स टू गिव बी। कोई भी रिएक्शन है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट देता है। आप रिएक्टेंट लेते हो, समय के साथ साथ उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, और उन चेंजेस के बाद वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलता है और रिएक्शन होती है। हम इस चीज को तीन तरीके से बता सकते हैं, तीन तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। पहली डेफिनेशन देखो, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आइदर ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम। शुरुआत में हर एक शब्द के मीनिंग को बड़े आराम आराम से समझने की कोशिश करो। रेट के हिसाब से कहा कि किसी भी रिएक्शन के दौरान पर यूनिट टाइम जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में बदलाव होता है या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में बदलाव होता है, उसे रेट ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब देखो, किसी रिएक्शन में जिस रफ्तार से रिएक्टेंट डिक्रीज होगा, उसी रफ्तार से प्रोडक्ट इंक्रीज होगा। तो या तो रिएक्टेंट के हिसाब से बता दो या प्रोडक्ट के हिसाब से बता दो, किसी की तरफ से बता सकते हो। या आप इस डेफिनेशन को एक और तरह से कह सकते हो, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आइदर ऑफ द प्रोडक्ट, आइदर ऑफ द प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। यानी अगर आपने सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट के हिसाब से बताना है तो कॉमन सी बात है, जैसे जैसे प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन में बदलाव आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा। और क्योंकि रिएक्शन के दौरान प्रोडक्ट बढ़ता है, बनता है, तो हम कहते हैं इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। और आप ये भी जानते हो कि रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट का अमाउंट घटता है, रिएक्टेंट घटता है और प्रोडक्ट बढ़ता है। तो मैंने कहा कि इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। और मैं ये भी तो कह सकता हूं डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम,
तो मेरी तीसरी डेफिनेशन है डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आइदर ऑफ द रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। इस तरह से ये तीन डेफिनेशन यहां पर हमारी तैयार होंगी। अब अगर मुझे इसको मैथमेटिकली बताना हो तो मैं मैथमेटिकली कैसे बताऊंगा? मैं लिखूंगा रेट ऑफ रिएक्शन, और मैंने कहा कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अब देखो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। डेल्टा ए, डेल्टा का मतलब चेंज, और इस ब्रैकेट का मतलब मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन, यहां पर ध्यान रखना है कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो ये क्या हुआ? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, या आप इसे प्रोडक्ट की टर्म में कह सकते हो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। इसे भी आप यहां पर कह सकते हो। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये दोनों बातें यहां पर आप याद रख सकते हो। एक बात और ध्यान रखो, जैसे जैसे रिएक्शन होती है प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ता है, तो प्रोडक्ट के आगे पॉजिटिव साइन कंसीडर किया जाता है कि इसके आगे पॉजिटिव साइन होगा, और रिएक्टेंट का अमाउंट घटता है तो रिएक्टेंट के आगे नेगेटिव साइन कंसीडर होगा। आपने इस एक्सप्रेशन की इन बातों को ध्यान रखना है कि नेगेटिव साइन कहां आएगा और पॉजिटिव साइन कहां आएगा, इस बात को ध्यान रखना। यहां से इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे भी कह सकता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, यानी नीचे टाइम है और ऊपर कंसंट्रेशन। चेंज इन कंसंट्रेशन ऐसे लिख लो, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। इस तरह से कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर, और टाइम की जब मैं यूनिट यहां लिखूंगा टाइम इनवर्स, तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर पर टाइम। यहां पर इसकी यूनिट हो जाएगी, इस बात को समझना। अब देखो सपोज मेरे पास रिएक्शन है ए प्लस बी गिव्स यू सी प्लस डी, और मुझे इसके लिए एक्सप्रेशन लिखना है। तो मैं इसके लिए एक्सप्रेशन कैसे लिखूंगा? अब एक्सप्रेशन लिखने के लिए मैंने क्या कहा कि आइदर ऑफ द रिएक्टेंट और आइदर ऑफ द प्रोडक्ट, कोई भी हमें अवेलेबल होगा, हम बड़ी आसानी से रेट ऑफ रिएक्शन को बताएंगे। यानी रेट ऑफ रिएक्शन, अगर मुझे यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखना हो, तो मैं किसी के भी विद रेस्पेक्ट जिसकी भी कंसंट्रेशन दी हो, यानी कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, ऐसे लिख सकता हूं, या चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, या चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, या चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। इस एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट के आगे नेगेटिव साइन। ओजस्वी, तोयम, प्रसून, प्रियांशु, बिल्कुल सही हो बेटा, बिल्कुल करेक्ट कि रिएक्टेंट के आगे नेगेटिव साइन आएगा। रिएक्टेंट के आगे नेगेटिव साइन लगाना कभी भी नहीं भूलना, वो नेगेटिव साइन यहां पे जरूर आएगा, इस बात को ध्यान में रखना। तो अब मैंने जो दो बातें बताई उस बात को ध्यान रखो। इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, अगर रेट ऑफ रिएक्शन को इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन कहना है, तो जो मैंने कहा रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, यूनिट मोल पर लीटर पर टाइम, ये आपको बताया। और इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर अगर मैं कहता हूं, तो मेरे कहने का मतलब हुआ रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन प्रेशर चेंज इन टाइम एटमॉस्फेयर पर टाइम। ये दो बातें आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाएं। अब मैं आपको यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन में और मॉडिफिकेशन बताता हूं, और न्यूमेरिकल में आपने उसका इस्तेमाल कैसे करना है, जरा उस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखना, अच्छे से जरा समझना, इसको जरा अच्छे से अंडरस्टैंड करना। देखो, हम जब
न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 3-4 तरह की चीजें आएंगी। एक आएगा रेट ऑफ रिएक्शन, एक आएगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। ध्यान रखना, रेट ऑफ रिएक्शन ओवरऑल रिएक्शन के लिए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस रिएक्टेंट के लिए, रेट ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट के लिए। इस बारीक से डिफरेंस को आप ध्यान रखना जिसका मैं इस्तेमाल करने वाला हूं। अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालने को कहा जाता है तो आपने सिंपल एक्सप्रेशन चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट। अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो अक्सर देखो रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्शन में कई बार कोफिशिएंट अलग अलग होते हैं। जैसे 2a प्लस बी, यानी अगर ए के 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं बी का तो सिर्फ एक ही बनता है। अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन ए के हिसाब से निकालेंगे तो कुछ और जवाब आएगा, क्योंकि ए दुगनी रफ्तार से रिएक्ट कर रहा है। बी के विद रिस्पेक्ट निकालेंगे तो कुछ और जवाब आएगा। ए डबल द अमाउंट रिएक्ट कर रहा है, 2a रिएक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे केस में हम कॉफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं। क्योंकि अगर आप ए की रेट को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कैंसल आउट, 1 मोल इसका 1 मोल उसका। तो जब कभी भी आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना हो, रेट ऑफ रिएक्शन कहा जाए, तो खास तौर पे इस बात का ध्यान रखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन कॉफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। रिएक्टेंट हो तो रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट हो तो प्रोडक्ट में। अभी बताऊंगा किस तरह से। दूसरा आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे रेट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं या रेट ऑफ अपीयरेंस कहते हैं, फॉर्मेशन कहेंगे या अपीयरेंस कहेंगे या डिकम्पोजिशन कहेंगे या डिसअपीयरेंस कहेंगे, इनमें से कोई भी शब्द इस्तेमाल करें। रेट ऑफ फॉर्मेशन निकालो, रेट ऑफ अपीयरेंस निकालो, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालो, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन निकालो, कुछ भी कहें, आपके एक्सप्रेशन में कॉफिशिएंट नहीं आएगा। कॉफिशिएंट के अलावा आपने लिखना होगा, कॉफिशिएंट वहां पे नहीं आएगा। इस बात को समझना। तो इन दोनों बातों को जरा अच्छे से समझ जाओ। कॉफिशिएंट कब लिखना है? जब आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है, और जब आपको सिर्फ अपीयरेंस निकालना है, डिकम्पोजिशन और डिसअपीयरेंस निकालना है, फॉर्मेशन, तो वहां पे कॉफिशिएंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस बात को ध्यान रखना। जैसे सपोज क्वेश्चन आता है, फॉर अ रिएक्शन ट्वाइस ए गिव्स यू बी, राइट डाउन, राइट एक्सप्रेशन फॉर नंबर 1 रेट ऑफ रिएक्शन। आपको रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखना है। नंबर 2 रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, एंड नंबर 3 रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। रेट ऑफ एक्सप्रेशन अलग लिखना है और रेट ऑफ अपीयरेंस अलग लिखना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अलग लिखना है। ये बात शुरुआत से अच्छे से समझ जाओ। अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो रेट ऑफ रिएक्शन आप किसी के भी विद रिस्पेक्ट लिख सकते हो, बस कॉफिशिएंट से डिवाइड करना मत भूलना। यानी रेट ऑफ रिएक्शन में आप ए और बी दोनों के हिसाब से लिखोगे। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, कॉफिशिएंट से डिवाइड करना नहीं भूलोगे, नेगेटिव साइन लगाओगे क्योंकि रिएक्टेंट है। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, कॉफिशिएंट 1 ही है इसका, तो ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन का। अब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, अगर आप रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए लिख रहे हो तो आप क्या लिखोगे? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। यानी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कहा तो वहां पे कॉफिशिएंट नहीं लिखना,
चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम। अब यहां पे हम नेगेटिव साइन का इस्तेमाल नहीं कर रहे, नेगेटिव साइन का इस्तेमाल सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशन में। यहां तो क्योंकि नाम में ही डिसअपियरेंस आ गया। अब नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता था? नेगेटिव साइन यही तो रिप्रेजेंट करता था ना कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। जब यहां रेट ऑफ डिसअपियरेंस ही कह दिया तो यहां पर नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है, वो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। ऐसे ही रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, अगर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी कहना है तो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। कॉफिशिएंट की हमें यहां पर कोई भी जरूरत नहीं होगी, कॉफिशिएंट का हमें यहां कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना होगा। अब रेट लॉ देखो क्या कहता है। रेट लॉ ये कहता है rate of the reaction directly proportional to those concentration terms which are present in slowest step, those concentration terms which are present in slowest step। यहां मैं डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा, लेकिन डायरेक्ट एक्सप्रेशन बता रहा हूं, आप उसके एक्सप्रेशन को नोट करना। रेट ऑफ द रिएक्शन प्रोडक्ट ऑफ दोज कंसंट्रेशन which are present in slowest step raised to the power coefficient, raised to the power coefficient। यानी इसका मतलब ये हुआ, अगर एक रिएक्शन एक ही स्टेप में हो रही है, एक स्टेप में होने वाली रिएक्शन को एलिमेंट्री रिएक्शन कहा जाता है। अगर कोई रिएक्शन है एक ही स्टेप में हो रही है, जैसे ए गिव्स यू बी, एक ही स्टेप में है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो यहां पर तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर कोएफिशिएंट। अगर कोई रिएक्शन एक ही स्टेप में है तो डायरेक्ट आप वहां पे रिएक्टेंट लिख दो और उसका जो भी कोएफिशिएंट आपको दिया गया है उसे लिखो। लेकिन अगर कोई रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में है, एक से ज्यादा स्टेप में होने वाली रिएक्शन को कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहा जाता है। एक स्टेप में होने वाली रिएक्शन को एलिमेंट्री रिएक्शन और एक से ज्यादा स्टेप में होने वाली रिएक्शन को कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सपोज आपके पास एक रिएक्शन है, N2O5 टूटता है NO2 NO3, इस तरह से ये है आपका स्लो स्टेप। फिर आपका N2O5 NO3 के साथ रिएक्ट करता है और ये आपको थ्राइस NO2 और O2 देता है, और ये है आपका फास्ट स्टेप। इन दोनों को मिला के पूरी रिएक्शन बनती है ट्वाइस N2O5 4NO2 प्लस O2, ये फुल रिएक्शन हमारे पास बनती है। नाउ अब इस बात को समझना, रिएक्शन स्लो स्टेप में है, रिएक्शन फास्ट स्टेप में है। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है स्लोएस्ट स्टेप पे, इसीलिए स्लोएस्ट स्टेप को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कहा जाता है। तो यहां से मैं एक बात को कह सकता हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन मैं शॉर्ट में लिख सकता हूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन रेज टू द पावर कोएफिशिएंट। और अपनी मेमोरी के लिए ध्यान रखो कि एक कंसंट्रेशन कौन सी है, ये है कंसंट्रेशन ऑफ दोज रिएक्टेंट विच आर प्रेजेंट इन स्लोएस्ट स्टेप। अब क्योंकि जगह कम है ना तो मैंने सिंपल इसको कंसंट्रेशन लिख दिया, अदरवाइज ऊपर वाला एक्सप्रेशन आता है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ स्लोएस्ट स्टेप रेज टू द पावर कोएफिशिएंट। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो यहां पर कांस्टेंट आएगा k, कंसंट्रेशन पावर n। इस तरह से हम अपने इस एक्सप्रेशन को यहां पर समझेंगे। तो रेट इज इक्वल टू k कंसंट्रेशन पावर n। यहां पर k आया, k को हम कहेंगे रेट कांस्टेंट, k इज कॉल्ड एज रेट कांस्टेंट। इसका दूसरा नाम है स्पेसिफिक रिएक्शन रेट और इसका तीसरा नाम है वेलोसिटी कांस्टेंट। दूसरा नाम इंपॉर्टेंट है, दूसरे नाम को यहां पर याद रखना है। के क्या हुआ, रेट कांस्टेंट, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट,
और वेलोसिटी कांस्टेंट के नाम से इसको पहचाना जाता है। बिल्कुल उसी तरह से याद करना। अगर एग्जाम में बाय चांस कभी क्वेश्चन आ जाए डिफाइन रेट लॉ, तो जो मैं बता रहा हूं, जो डेफिनेशन बताई है, बिल्कुल उसी तरह से लिखना। अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई कंसंट्रेशन 1 मोलर है, कंसंट्रेशन 1 मोलर है, तो मेरा ऊपर वाला एक्सप्रेशन क्या बनेगा? रेट इज इक्वल टू के 1 पावर n, और रेट इज इक्वल टू के, ये मेरा एक्सप्रेशन यहां पे बनेगा, ये एक्सप्रेशन आए, रेट इज इक्वल टू के। तो अब मैंने आपको क्वेश्चन ये दिया कि भाई डिफाइन स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। आपको स्पेसिफिक रिएक्शन रेट को डिफाइन करना है कि स्पेसिफिक रिएक्शन रेट या रेट कांस्टेंट क्या होगा। तो इस एक्सप्रेशन से और इस इंफॉर्मेशन से आप इसको डिफाइन करोगे। आप क्या कहोगे? स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, it is equal to rate of reaction when concentration of reactant is unity or 1 molar. So we can say it is equal to rate of reaction when concentration of reactant is 1 molar or unity। जब कंसंट्रेशन 1 मोलर होगी उस वक्त रेट ऑफ रिएक्शन को रेट कांस्टेंट कहा जाएगा। एक और टर्म आई, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम ये कहते हैं सम ऑफ पावर्स इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। जो डेफिनेशन बिल्कुल सटीक बैठती है, सम ऑफ द पावर इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब जरा अपनी कॉपी में एक बार जल्दी से एक्सप्रेशन लिखो। x मोल ऑफ x, y मोल ऑफ y, z मोल ऑफ z गिव्स यू x y z। अब मैं कहता हूं ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, और इस सिंगल स्टेप रिएक्शन के अंदर आपको इसका ऑर्डर बताना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। ये हमें यहां पर प्रेडिक्ट करना है। एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, पहले तो इसका रेट लॉ लिखना। मैंने कहा कि सिंगल स्टेप रिएक्शन है, इसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज द ओनली सिंगल स्टेप रिएक्शन। आपको यहां पर ऑर्डर के बारे में बताना है कि इसका ऑर्डर क्या होगा, ये आपको प्रेडिक्ट करना है। तो सही जवाब मनन करेक्ट है, मनन, मनीष भी करेक्ट है, तान्या, आर्यन सभी करेक्ट है, ओजस्वी, हिमांशी, पलक करेक्ट। सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो रेट इज इक्वल टू के, x रेज टू द पावर कोफिशिएंट, y रेज टू द पावर कोफिशिएंट, z रेज टू द पावर कोफिशिएंट। ऑर्डर निकालने के लिए क्या करेंगे? x प्लस वाई प्लस z। कई बार क्योंकि रेट लॉ में प्रोडक्ट होता है तो बच्चे कई बार यहां पर प्रोडक्ट कर देते हैं, जबकि हमें ध्यान रखना इट इज द सम ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म। इस बात को हमें यहां पर अच्छे से याद रखना। अब अगली चीज, यूनिट्स ऑफ के। यूनिट्स ऑफ के, मैंने बताया रेट कांस्टेंट और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। इसकी यूनिट देखो क्या होगी। नंबर 1, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। अगर आप कंसंट्रेशन ले रहे हैं तो के की यूनिट याद रखेंगे। के की यूनिट है मोल 1 माइनस एन, लीटर n माइनस 1, टाइम इनवर्स। n है आपका ऑर्डर, n है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और अगर आप गैसेस के लिए ले रहे हैं, यानी प्रेशर की टर्म में बात कर रहे हैं, तो प्रेशर की टर्म में यूनिट होगी एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर 1 माइनस एन, टाइम इनवर्स, ये यूनिट होगी एटमॉस्फेयर 1 माइनस एन, टाइम इनवर्स। अब सपोज मैंने क्वेश्चन पूछा, एन समझ में आ गया ना? एन क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। राइट द units of K for number 1 first order reaction, number 2 third order reaction, number 3 जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जल्दी से इनका जवाब बताना है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन मोल पर लीटर टाइम इनवर्स, ये जवाब आएगा, इसको समझ।
तो यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन और इनके बीच में आपसे डिफरेंस पूछा गया है। और दूसरा डिफरेंस उनकी कंसंट्रेशन का बता सकते हो। इनिशियल रेट मेथड, इसमें डायरेक्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, और बहुत बहुत आसान है। आप जरा एक क्वेश्चन में सॉल्व करता हूं, उसको जरा समझने की कोशिश करना। देखो क्वेश्चन ये है, फॉर अ रिएक्शन, फॉर अ रिएक्शन, इसको ध्यान से, पहले मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, आप भी जरा स्टेटमेंट को बेशक से एग्जाम्पल के तौर पे नोट कर लेना या समझना। फॉर ए रिएक्शन आपको कुछ वैल्यूज दी गई हैं, मैं यहां पर वो वैल्यूज बना देता हूं। एक टेबल दी जाती है और इस टेबल के अंदर आपको कुछ वैल्यूज दी जाती हैं। पहले आता है सीरियल नंबर, यहां होगा सीरियल नंबर, फिर होगा कंसंट्रेशन ऑफ ए, फिर होगा कंसंट्रेशन ऑफ बी, जो भी आपको गिवन है, और फिर होगा रेट ऑफ द रिएक्शन। इस तरह से एक टेबल आपको यहां पर दे दी जाएगी। और पिछले 4-5 सालों में ऑलमोस्ट हर ईयर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। 1 2 3, 0.01, 0.02, 0.02, इस तरह से अलग अलग वैल्यूज होती हैं यहां पर, 0.005 एंड सो ऑन, ये वैल्यूज आपको दी गई। अब ये दे दी, आपसे कहा फाइंड नंबर 1 रेट लॉ, रेट लॉ बताना है। नंबर 2 ऑर्डर बताना है। नंबर 3 रेट कांस्टेंट, ये 3 चीजें बतानी है। और ये डेटा एक्सपेरिमेंटल डेटा आपको दिया गया है। न्यूमेरिकल जब लिखा होता है ना, तो उसके आंसर को देख के लगता है यार बहुत लंबा चौड़ा आंसर है, लेकिन ये भी बात श्योर है कि ये हरगिज मुश्किल नहीं है। ये बहुत बहुत ज्यादा आसान सा क्वेश्चन होता है, ये बिल्कुल मुश्किल नहीं होता। अब एक बात आप यहां पर ध्यान रखो कि रेट लॉ एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। तो यहां आपको कोई रिएक्शन दी गई है, रिएक्शन दी गई है। अब इस रिएक्शन में हमें नहीं पता कि इसका रेट लॉ क्या है, तो हम क्या करते हैं, लेट, हम मान लेते हैं, हम मानते हैं इसको किस तरह से, देखो, लेट हम मान लेते हैं इसका रेट लॉ है रेट के ए की पावर एक्स बी रेज टू दी पावर वाई। ये हमने इसका रेट लॉ कंसीडर कर लिया कि भाई सपोज ये रेट लॉ है। अगर हमें एक्स और वाई की वैल्यू मालूम पड़ जाती है, अगर हमें एक्स और वाई की वैल्यू मालूम पड़ जाती है, तो हमारा एक्चुअल रेट लॉ आ जाएगा। एक्स और वाई की वैल्यू मालूम पड़ जाती है तो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। तो कंसीडर कर लिया कि भाई लेट ये हमारे पास हमारा रेट लॉ है, ये रेट लॉ यहां पर प्रेजेंट है हमारे पास। अब आपने क्या करना है, आपने ऊपर दी गई टेबल में से कुछ वैल्यूज को एक दूसरे से डिवाइड करना है, कुछ वैल्यूज को एक दूसरे से डिवाइड करना है। जैसे सीरियल नंबर 1 है, 1 को 2 से डिवाइड कर दो, 2 को 1 से डिवाइड कर दो, 3 को 2 से डिवाइड कर दो, 2 को 3 से डिवाइड कर दो, कुछ भी करो, किसी को किसी से डिवाइड कर दो। आपके पास अपने आप x और y की वैल्यू आती चली जाएगी, अपने आप x और y। जैसे देखो, मैं पहला काम करता हूं, मैं कहता हूं डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 बाय 1। हमेशा ऐसी इक्वेशन को सिलेक्ट करो टेबल में से जहां कम से कम एक वैल्यू कट रही हो, एक वैल्यू कैंसिल हो रही हो। और ये भी कोशिश करो कि हायर डिवाइडेड बाय लोअर, यानी मैंने कहा ना इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1, आप 1/2 करते हो वो भी ठीक है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कई बार बच्चों को कैलकुलेशन में दिक्कत आ जाती है, इसीलिए मैंने कहा कि डिवाइड हायर बाय लोअर, डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 बाय 1। अब देखो, आपने इस रेट लॉ के हिसाब से अपना एक्सप्रेशन लिखना है, यानी रेट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ 1। अब जरा ध्यान से देखना, मैं कहता हूं रेट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ 1 इज इक्वल टू के ए ऑफ 2 डिवाइडेड बाय ए ऑफ 1। ये आएगा ना,
ए ऑफ 2 और ए ऑफ 1, यानी हमने इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से हमने डिवाइड करना है, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करना। अब जरा यहां देख लो, अगर वैल्यू पुट करें, रेट ऑफ 2, टेबल में जरा इस बात को ध्यान से सिलेक्ट कर लो, रेट ऑफ 2 कितनी है, 0.02, टेबल में से वैल्यू को सिलेक्ट करो, 0.02 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ 1, पहले की रेट है 0.005, बस वहां से वैल्यूज को सिलेक्ट करना, के कांस्टेंट है। अब कहा ए ऑफ 2 कितना है, 0.02, ए ऑफ इक्वेशन नंबर 2 0.02, तो यहां 0.02 पावर x और बी ऑफ 2 0.01 पावर y डिवाइडेड बाय ए ऑफ 1 0.01 पावर x 0.01 पावर y। इस तरह से हमने किसी भी इक्वेशन को किसी से डिवाइड करना है, बस ये ध्यान रखो कि एक वैल्यू कैंसिल हो रही हो। अगर मैं 2 को 1 से डिवाइड करता हूं तो मैं टेबल में देख सकता हूं कि 1 और 1 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। आप चाहें तो 2 को 3 से भी डिवाइड कर सकते थे, तो भी आपका जवाब यहां पर इसी तरह से आता। अब बस देखो, इसको सॉल्व कर लो, जो कैंसिल आउट होता है उसे कैंसिल कर दो। ये कितने पे जाएगा, 4, और ये 2 पावर x, और यहां से x की वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा, x की वैल्यू 2। देखो 4 इज इक्वल टू 2 रेज टू दी पावर x, तो x कितना होगी जब आप 4 आ जाए, x की वैल्यू 2 होगी तो जब आप 4 आएगा, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल टू 2 आ गए। हमें इस रेट लॉ में x और y की वैल्यू निकालनी थी। हमारे पास पहले x की वैल्यू आ चुकी है, जब हमने इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड किया, x की वैल्यू आ गई। अब ऐसे ही किसी और इक्वेशन को भी डिवाइड कर दो, अपने आप ऑटोमेटिकली y की वैल्यू आएगी। किसी और को डिवाइड करो, 2 और 1 को तो कर दिया, अब किसी और को, वो ऐसा होना चाहिए कि एक वैल्यू कैंसिल हो। तो आप देख सकते हो कि अगर आप सेकंड और थर्ड को डिवाइड करते हो तो 2 और 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो सेकंड और थर्ड को डिवाइड करो। और उसमें भी मैंने हिंट दिया था कि हायर डिवाइडेड बाय लोअर, डिवाइड इक्वेशन नंबर 3 बाय इक्वेशन नंबर 2, ये कर दो। अब ऐसे लिखो, पहले फार्मूला, rate of 3 divided by rate of 2 is equal to k a of 3 b of 3 divided by a of 2 b of 2। ये हम यहां पर पहले फार्मूला लिख लें कि भाई हमारा फार्मूला ये आएगा। अगर फार्मूला सही लिखोगे तो जवाब सही। ओजस्वी, आपका सेकंड आंसर बेटा परहैप्स रॉन्ग है। शैब्या का ठीक है, ओजस्वी हमें चेक करना होगा, निधि ठीक है, आर्यन के सारे आंसर सही हैं। अब देखो, इस टेबल में से रेट ऑफ 3 क्या है, 0.06 दिख रहा है, पुट द वैल्यू 0.06 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ 2 0.02, के और के नीचे ए ऑफ 3 0.02 पावर x और a of 2 0.02 पावर x, b of 3 0.03 पावर y, 0.01 पावर y। अब x की वैल्यू तो आप पहले निकाल चुके हो, x आपने 2 निकाला, तो बेशक से यहां पर x की वैल्यू को 2 पुट कर दो, x इज इक्वल टू 2। जो कैंसिल होता है कैंसिल करो, k गया, ये गया, और अब ये आपके पास क्या बचता है, देखो, दिस इज 0.06 डिवाइड बाय 0.02, कितना आएगा, 3, और उधर से 0.03 डिवाइड बाय 0.01, ये भी कितना आ जाएगा, दिस इज 3 पावर y, और y की वैल्यू आएगी 1, y की वैल्यू 1 रहेगी। तो x हमारे पास 2 आया, y हमारे पास 2 आया। अब हम अपने आंसर्स को लिखने की कोशिश करेंगे। पहला आपसे पूछा गया था रेट लॉ क्या होगा, तो रेट लॉ के लिए क्या करो, ये हमने रेट लॉ माना था,
यहां पर x और y की वैल्यू को पुट कर दो। तो जब x और y की वैल्यू को पुट करते हैं तो रेट इज इक्वल टू k a रेज टू द पावर 2 b रेज टू द पावर 1, ये आ गया हमारा रेट लॉ। ये रेट लॉ बन गया। फिर आपसे पूछा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बड़ी आसानी से बता सकते हो। ऑर्डर 2 + 1 दैट इज 3, थर्ड ऑर्डर, ये आपका जवाब हो गया। और तीसरी चीज आपसे पूछी गई थी के की वैल्यू क्या होगी। अब के की वैल्यू के लिए ध्यान रखो, ये जो रेट लॉ है ना, ये जो रेट लॉ आया, इसमें किसी भी एक सीक्वेंस की वैल्यू इस टेबल में से पुट कर दो। जनरली फर्स्ट वैल्यू पुट करते हैं। इस रेट लॉ में किसी में आप कोई भी वैल्यू यहां पर पुट कर दो, कोई भी वैल्यू यहां पर आप रख सकते हो इस टेबल में से। जैसे मैं फर्स्ट में से वैल्यू पुट करता हूं, फर्स्ट में रेट देखो कितना है 0.005, ए कितना है 0.01, बी कितना है 0.01। तो मैं यहां से फर्स्ट सीक्वेंस से वैल्यू को यहां पे रखता हूं 0.005, ये गिवन है, के 0.01 पावर 2 0.01 पावर 1, ए और बी की वैल्यू भी उसी टेबल में से, एंड k इज इक्वल टू 0.005 डिवाइडेड बाय 0.01 0.01 0.01, ये रहेगा। अब आगे तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आपने उसको करना है। 5 × 10⁻³ -3, 1 × 10⁻⁻², 1 × 10⁻², एंड सो ऑन 10⁻²। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे 5000, ये आपका जवाब आएगा। के की यूनिट कल लिखनी सिखाई थी, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, तो थर्ड ऑर्डर के लिए क्या बताया था, मोल 1 - n लीटर n-1 टाइम इनवर्स। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, n की वैल्यू 3, तो लीटर स्केयर मोल -2 टाइम इनवर्स। इस तरह से ये हमारे पास यहां पर बने। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। फिल इन द ब्लैंक्स वाला प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच की तरफ ध्यान देना है। अब यहां पर ध्यान रखो कि एक्सप्रेशन क्या है, पहले मैं आपको एक्सप्रेशन बता दूं। t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k। अगर आपने डेरिवेशन पहले नहीं भी किया तो भी प्रॉब्लम नहीं, कम से कम इनको सॉल्व कैसे करना है ये यहां पर सीख लो। log a0 अपॉन a, ये एक्सप्रेशन याद रखो। इसी एक्सप्रेशन को, क्योंकि आपको फिजिक्स में भी पढ़ना होगा, वहां k की जगह अक्सर लैम्डा दे दिया जाता है, log a अपॉन a माइनस x, दोनों के दोनों सेम एक्सप्रेशन है, दोनों का मीनिंग सेम है। तो हमारे पास ये दो एक्सप्रेशन है, लेकिन मैं प्रेफरेबली आपको फर्स्ट एक्सप्रेशन को याद करने को कहूंगा। इनमें जो शब्द दिए गए हैं इसका मीनिंग a0 है, इनिशियल कंसंट्रेशन, आपको जो इनिशियल कंसंट्रेशन दी गई है। ए है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट। जैसे मैं कहता हूं 60% रिएक्शन हो गई, 60% रिएक्शन हो गई, तो अमाउंट लेफ्ट कितना बचा, 40%। 60% रिएक्शन होगी तो बचा कितना, 40%, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40। अगर मैं कहता हूं 70% रिएक्शन हो गई तो बचा कितना, 30, तो ए की वैल्यू 30। तो इस शब्द को यहां पर अच्छे से समझ लेना कि इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन लेफ्ट क्या है। के है आपके पास रेट कांस्टेंट, इसे रेट कांस्टेंट कहते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट कहते हैं, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट कहते हैं। टी है टाइम टेकन फॉर द रिएक्शन, कि रिएक्शन को होने में कितना समय लगता है, उसे यहां पर टी से रिप्रेजेंट करते हैं। डेराइव, बड़ा क्लासिकल क्वेश्चन है। डेराइव रिलेशन बिटवीन टी 50% एंड टी 75%। टी 50% का एक्सप्रेशन दिस इज 2.303 और के log 100 अपॉन 50, और ये तो अभी हमने सॉल्व किया था,
टी 50% कितना आया था 2.303 के पॉइंट log 2 था 0.3010 और इसको हमने फर्दर सॉल्व किया था तो ये आया था 0.693 बाई के। ये टी 50% अभी हमने सॉल्व किया था ऊपर, ये तो वैल्यू आ गई थी। अब टी 75% का एक्सप्रेशन देखो, आप भी सॉल्व करते जाओ और जब आपको चेक करते जाना 2.303 अपॉन के लॉग इनिशियल 100। अब 75% रिएक्शन हो गई तो बचा कितना 25। यही तो बात है ना, आपसे एरर यहीं पर होती है, उस एरर को ठीक करो। 75% रिएक्शन होगी तो बचा कितना 25। तो 100/25 ये 4 पे चला गया। सो टी 75% इज इक्वल टू 2.303 के log 4 है 0.6020। अब चाहे तो इसको यहां से सॉल्व करो, अदरवाइज हम साइड की वैल्यूज को लेके डायरेक्ट भी इसको बता सकते थे। हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये आएगा टी 75% इज इक्वल टू 1.386 डिवाइडेड बाय के। ये वैल्यू हमारे पास बनेगी। तो हमारे पास, हाँ निधि ठीक है जवाब, हमारे पास जवाब आ गया टी 50% इतना और टी 75% इतना। अब दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दो, डिवाइड टी 50% बाय टी 75 और वाइस वर्सा, टी 75 को टी 50 से कर दो, एक ही बात है। तो टी 50% डिवाइडेड बाय टी 75% इज इक्वल टू 0.693 बाय के, और ये k अपॉन 1.386 ये गया 2 पे जाएगा। टी 50% 1/2 टी 75% और टी 75% इज इक्वल टू 2 इंटू टी 50%। ये हमारा आंसर यहां पर बनेगा, ये आंसर यहां पर आएगा। जिस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, चाहे तो इस फार्मूले का यूज करें या मैंने a अपॉन a माइनस एक्स बताया था, दोनों में से कोई भी फार्मूला यूज किया जा सकता है। मैं प्रेफरेबली कहूंगा आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करें। हर एक शब्द का मीनिंग टाइम, ये टाइम है कि आपका रेट कांस्टेंट। न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त बच्चों जो बात याद रखनी है वो ये कि दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। टाइम अगर सेकंड में है तो के भी पर सेकंड में, टाइम मिनट में है तो के भी मिनट में। आपके न्यूमेरिकल गलत होने का एक मेन कारण ये भी है कि आप इनकी यूनिट्स के ऊपर ध्यान नहीं देते हो, ये ध्यान देना है आपने। दूसरा ए नॉट, दिस इज इनिशियल कंसंट्रेशन, ये मैंने अभी भी बताया था, दोबारा से बता रहा हूं। ए क्या है, कंसंट्रेशन लेफ्ट। पूरा प्रॉपर आंसर देना, यूनिट के हिसाब से आंसर देना। आप डायरेक्ट टी हाफ का फॉर्मूला भी याद करके रखो, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के, इसको भी साथ में याद कर लो, क्योंकि अदरवाइज तो एक्सप्रेशन आपको डिराइव करना पड़ेगा। ये फार्मूला भी याद रख लो और इस फार्मूले में जस्ट वैल्यू पुट करनी है और आपका जवाब आपके सामने आएगा। तो यहां पर सीधी सी बात है, वैल्यू को पुट करनी है, टी हाफ 0.693, सिंपल यही कैलकुलेशन करनी है और तो कुछ इसमें ऐसे स्केल या स्टंट दिखाने की जरूरत है ही नहीं। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 1.26 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 13 सेकेंड, ये हमारा जवाब, प्रियांशु का जवाब भी बिल्कुल सही है, 7.5 ग्राम। चलो बताओ आंसर क्या होगा, आंसर बताएं क्या होगा। तो हम जानते हैं k हो गया 10 रेज़ टू द पावर -3, ए नॉट हो गया 10 और ए हो गया आपका 7.5 ग्राम, ये ए हो गया। तो T इज इक्वल टू, ओके, T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के की वैल्यू पहले यहां पुट कर देते हैं और log 10 अपॉन 7.5, पॉइंट हटा दो तो ऊपर 100 हो जाएगा। तो T इज इक्वल टू 2.303 10 रेज़ टू द पावर -3 और ये log 4/3 आ जाएगा। और ये log 4/3 तो मैंने आज ही बताया था कैसे सॉल्व होना है। सो दिस इज log 4 माइनस log 3, और जब यहां वैल्यू पुट की जाएगी सो वी मस्ट अंडरस्टैंड 0.6020 माइनस 0.4771, और ये सॉल्व करके
जवाब आएगा 287.6 और यूनिट रहेंगी सेकेंड्स। ये आपका जवाब यहां पर आएगा।